हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की, जो कि आपका मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। सो इसके पहले हमने देखा था कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट या जो भी आपके थियोरेटिकल जो चैप्टर्स के जो भी पार्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिया था बहुत ही कम्प्लीटली अच्छे तरीके से। ठीक है। हो सकता है किसी वीडियो में लेंथ ज़्यादा हो गई हो सकता है किसी वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, कम एक्सप्लेन कर दिया है, इट में भी। तो मेरे ख्याल से मैंने सब में कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्योंकि आपके पास तो बुक है ही एनसीईआरटी की बुक्स। ये मेरे पास भी एक एनसीईआरटी की बुक है, हालांकि फोटोकॉपी है बट है एनसीईआरटी की बुक है। तो इसके क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। ये अलग बात है सॉल्यूशन आपके पास है, आता है कि नहीं आता है ये भी डिपेंड करता है आपके पास कितना मतलब समझ में कितना दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, मतलब टॉपिक्स या जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो एग्जाम्पल में तो खैर इतना कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो एग्जाम्पल अब देखते हैं वन बाई वन क्या है। लेकिन एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज होते हैं उनको जरूर आप लगाया करो। ठीक है, चलो बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर को मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया है क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है इन फिगर 3.1। एक्चुअली ये आपका एग्जाम्पल है पेज नंबर 43। ठीक है, पेज नंबर 43 एग्जाम्पल नंबर 3.1। यहाँ पे 1 लिखो या 3.1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, समझ लेना। पेज नंबर 43 पे दे रखा है आपको, हाँ फिगर दे रखा है 3.1। ये फिगर आपको कुछ पीछे दे रखा है, लाइक पेज नंबर आई थिंक 40, पेज नंबर 40 पे फिगर दे रखा है। दिस फिगर इज गिवन एट पेज नंबर 40। तो मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको क्वेश्चन को जब समझाऊं तो आपको फिगर ढूंढना ना पड़े। ओके, चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। ओके, सो अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी कोई लाइन है, मान लो ओपी लाइन है। ठीक है, जैसे कि फिगर में दे रखा है ओपी भूल गए क्या, वो कहीं होना चाहिए, वो 0 पे ही है। ठीक है, मान लो कार आपका मूव कर रहा है लाइक दिस, O to P दिख रहा है इस तरीके से अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ही मोशन चल रही है, स्ट्रेट लाइन ही सब पढ़ेंगे यहाँ पे हम। इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड। देखो O से P चला गया, देखो O से कहाँ चला गया, P तक आ गया, कितने सेकेंड में, टोटल टाइम टेकन 18 सेकेंड। देखो क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझो, 18 सेकेंड में आ गया। एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड, यानी P से Q तक जब रिटर्न किया, वापस गया यहाँ से यहाँ तक, तो 6 सेकेंड लगा उसको। यहाँ से आने में उसको 18 सेकेंड लग गया। देखो इस तरीके से आ रहा था और इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक, चलो आगे समझते हैं। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अच्छा, दोनों बातें हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। गलती से भी मत सोच लेना दोनों सेम होंगे। ठीक है, बताता हूँ क्यों, अभी देख लेना। डायरेक्शन, ठीक है, एक आ रहा है एक जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इतना ही बचेगा वेलोसिटी में। ठीक है, और अगर स्पीड में निकालोगे तो टोटल ऐड करना पड़ेगा, बस इतना ही तो फर्क, लेकिन फ़र्क तो है। चलो, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन फर्स्ट केस O to P, जब O to P तक जा रहा था तब, O से P तक जब गया तब, एंड फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q, मतलब एक बार तो O से P तक जब गया तब उसकी क्या वेलोसिटी या स्पीड होगी, एंड जब वो O to P तक गया और P से Q तक वापस आ गया उस केस में एवरेज क्या होगा। यानी 2 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं वन बाय वन। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो भैया ये बताओ, पहला केस क्या कह रहा है कि जब वो O to P तक गया, समझना, जब वो O से P तक गया उस केस में आपको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों सेम ही आएंगे, क्योंकि जब O से P तक गया तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ नहीं, O से P तक तो सीधा ही गया था, तो सीधा सीधा हमें टोटल क्या करना है, काउंट कर लेना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड के लिए तो डिस्टेंस चाहिए ना, स्पीड कितने डिस्टेंस कहाँ आएगा, देखो 0 से कितना गया P पे, कितना 360, यानी 360 टोटल चल गया। सीधी बात, कितना टाइम लगा उसको, 18 सेकेंड, तो 18 से डिवाइड। अब ये मीटर में था या किलोमीटर में पता नहीं, मेरे ख्याल से मीटर में ही है सब, ये सब मीटर में गिवन है। ठीक है, सो आई थिंक इट इज गिवन इन मीटर। तो 360 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। अभी सॉल्व कर लोगे आप, आ जाएगा स्पीड। ठीक है, ये आ गया O to P तक। क्या सेम टू सेम वेलोसिटी भी आएगा, 360 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है क्योंकि वेलोसिटी है तो भाई डायरेक्शन तो आपको लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लगाओगे, O to P तक जा रहा है,
ओ क्या है, ओ हमारे लिए भाई ओरिजिन हो गया, रेफरेंस पॉइंट है, उसके राइट साइड में चलोगे तो सारा का सारा ये प्लस दिख रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है प्लस, यानी ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, प्लस में आएगी वेलोसिटी के केस में, ठीक है। और इधर अगर आता तो माइनस, ठीक, ये याद रखना। पहला सॉल्व, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला केस। दूसरा केस आपसे बोला गया है कि जब वो O to P तक तो जाएगा ही जाएगा, O to P एंड देन P to Q, O to P गया, P से फिर Q गया। अब इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो पहले एवरेज स्पीड हम निकाल दें, फिर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जरा बताओ, 0 से 360, तो 360 तो आएगा ही आएगा, प्लस 360 से फिर चल गया कितना 240, तो कितना डिस्टेंस चला बताओ जरा, 360 से 240 चल गया भैया, तो माइनस होगा ना, 360 से 240 माइनस कर दो, कितना चल गया देखो, 0 6 4 2 1 120 चल गया, 120 चला नहीं चला, 128 कर दो भाई, टोटल डिस्टेंस हो गया। एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालते हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये गलती मत करना, सिर्फ टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो 18 सेकंड तो यहाँ से यहाँ लग गया जब O से P तक गया था, और फिर P से Q गया 6 सेकंड और लग गया उसको, तो कितने लग गया भाई, 18 प्लस 6 सेकंड लग गए। एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो इसमें हमें डायरेक्शन तो देखना नहीं है, सब ऐड कर दो बस, कितना आएगा बेटा, ये निकल जाएगा आपका 0 6 2 8 3 and 1 4, यहाँ से हो जाएगा 24, इससे 2 टाइम्स कट करोगे मेरे ख्याल से 20 आएगा, ठीक है, देख लेना। आगे यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं जरा। एवरेज जब वेलोसिटी की बात करते हो तो आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं चाहिए, टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई जरा देखो, O से P तक गए कोई दिक्कत नहीं भाई, P से Q तक आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहा ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो चेंज हुआ नहीं, फाइनल पॉइंट चेंज हो गया, पहले P था अब Q हो गया। तो आपको पता है इनिशियल से फाइनल जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। O to Q तक कितना हो जाएगा जल्दी बताओ तो जरा, आपको बस क्या लिखना है, O to Q तक का डिस्टेंस लिखना है, डिवाइड बाई टाइम, ठीक। अब गलती ये करते हैं बच्चे कि यहाँ टाइम क्या लिख देते हैं, यहाँ टाइम क्या लिखेंगे, दोनों ऐड कर दे या दोनों क्या करेंगे, चेंज इन टाइम माइनस करते हैं, तो दोनों माइनस करना होता है आपको, ठीक है, ये पता होना चाहिए भाई। इतने देर में यहाँ गया, यहाँ से इतना आ गया, तो जितना माइनस करेंगे जितना टाइम बचेगा उतने में इतना चला गया होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो माइनस करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी O to Q कितना है 240, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 240, टाइम इज 18 माइनस 6 कितना आएगा 24, और ये कितना है 12, ओके, आई थिंक ये भी 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है। और ये देखो ये भी अभी राइट साइड में ही है, देखो ओरिजिन के राइट साइड, तो ये भी अभी प्लस में ही आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, देख लेना आप आंसर, मेरे ख्याल से सही आ रहा है, हाँ ठीक है, 20 आएगा। एवरेज वेलोसिटी में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है कहीं पे, 1 मिनट ज़रा रुकना, हाँ एवरेज वेलोसिटी में दिक्कत आ रही है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ऐड करना है टाइम। क्यों ऐड करना है भाई, क्योंकि आपको टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम लेना है, ठीक है। तो एक्चुअली में टाइम आपका कितना लग रहा है, यहाँ से 24 सेकंड लग रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये याद रखना, प्लस में आएगा, प्लस में, राइट साइड प्लस में, ये याद रखना, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, ओके। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा एक्सरसाइज का, दूसरा एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। दिस इज गिवन हियर, आपको दे रखा है कि कोई भी आपका एक पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू दे रखी है। आपको पता होना चाहिए जो पार्टिकल की पोजीशन होती है, लेट्स से एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ये टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, और ये होता ही है, इसलिए फिर टाइम का फंक्शन दे रखा है टी के साथ, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर गिवन एज ए इक्वल टू दे रखा है दिस मच, बी इक्वल टू दिस मच, यूनिट भी दे रखा है आपको टी इन सेकेंड, ये भी दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी, क्या आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक। उसके बाद व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी और एक है वेलोसिटी, ठीक। चलो सिंपल सी बात है, पहले ये समझो हमारे पास पोजीशन दे रखा है, क्या है वो है x, दे रखा है ना a प्लस बी टी स्क्वायर।
आप ये बताओ, आपके पास जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कैसे निकालते हो? तो पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, इंस्टेंटेनियस वाला। अब पूछो इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि आपको टाइम दे रखा है एट पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या उसकी वेलोसिटी होगी, या t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी। तो ये एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी है, ये सारे के सारे इंस्टेंटेनियस कह सकते हो ये है। तो कैसे निकालेंगे भाई? dx बाई dt यानी डिफ्रेंसिएशन, तो d बाई dt और x का क्या है वहाँ पे फंक्शन, तो a प्लस बी टी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू b। ठीक, क्लियर है? अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि a के साथ कोई टाइम है क्या? कोई भी टाइम यहाँ दे रखा है a के साथ नहीं है। जब टाइम नहीं है तो t के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसके साथ आपको जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है यहाँ पे उसका फंक्शन होना जरूरी है। जब टाइम के साथ कर रहे हो, यहाँ टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, टाइम के साथ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो एक बार तो आपका हो गया d बाई डी टी ए के साथ होगा, पहले मैं इनको अलग अलग कर ले रहा हूँ, और एक बार आपने कहा d बाई डी टी किसके साथ होगा? इस बी टी स्क्वायर के साथ होगा, 2 बार में होगा। इसके साथ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया टाइम का टर्म ही नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में 0 होगा। यहाँ b यहाँ पे टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रहा है, t वाला दिख रहा है टाइम के साथ होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका, लेकिन b वाला नहीं होगा, तो b कांस्टेंट की तरफ काम करेगा। कांस्टेंट मतलब उसको बाहर निकाल सकते हो। क्यों कांस्टेंट? वैसे भी मैं कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ भाई, यहाँ देखो जरा, a की वैल्यू और b की वैल्यू तो आपको फिक्स दे रखा है। देखो 8.5 एंड 2.5 फिक्स वैल्यू है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो वैसे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फॉर्मूला याद कर लो, हर बार बताता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ c इक्वल्स टू 0, मतलब ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है? 0 आएगा। कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको वैसे याद करने होंगे। कांस्टेंट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी का होगा। ये तो बाहर आ गया, ठीक है। बचा क्या? d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, यही बचा ना। अगला फॉर्मूला क्या हमने बताया था, जरा याद करो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। कोई भी फंक्शन है अगर x की पावर n दे रखा है और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? n x की पावर n माइनस 1, ये यहाँ से निकल के आएगा। ये तो b हो गया, ये तो 0 हो चुका है। यहाँ देखो t के पावर कितना है? n की जगह कितना है? 2 है। यहाँ x की जगह t है, यहाँ x की जगह t है, n की जगह पे 2 है। इन प्लेस ऑफ n पुट n इक्वल्स टू 2। कितना आएगा? ये सॉल्व करोगे तो n, अरे भाई n इक्वल्स टू 2 रख लो, तो t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, सॉरी ये तो मैं इंटीग्रेशन बताने लगा, आपको डिफरेंशिएशन बताना है। क्या बताना है? n x की पावर माइनस 1, यानी n कितना है? n इक्वल्स टू 2, यानी 2, ठीक है। 2 x की पावर n माइनस 1, t माइनस 1, सॉरी n माइनस 1, n मतलब 2 माइनस 1, यानी कि t के पावर 2 माइनस 1। फिर से समझो, कुछ नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में n इक्वल टू 2 रख दो, बस काम खत्म। और x की जगह पे t रख दो, जैसे जैसे दे रखा है वैसा वैसा, तो आपको सेम से सेम टू सेम मिल जाएगा। यहाँ से देखो 2 t के पावर 2 माइनस 1, 2 t के पावर 2 माइनस 1, डन। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? तो 2b और t के पावर 2 माइनस 1 t, बस 2bt आ जाएगा, बस बात खत्म। ये 2bt क्या है? वेलोसिटी आया। अब ये वेलोसिटी देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस टाइम पे, अभी भी ये टाइम का फंक्शन है। तो अब आपसे बोला गया है कि सर अब आप t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप a और b की वैल्यू भी उसमें रख सकते हैं। a की ज़रूरत तो है नहीं, है तो है ही नहीं इसमें, तो a की रखने की ज़रूरत है नहीं, सीधा सीधा आप b रख दो। तो b रखोगे तो b की वेलोसिटी की वैल्यू जब निकालोगे आप यहाँ से, देखो वेलोसिटी की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे बेटा, तो 2 अपनी जगह है, ठीक है। b की वैल्यू कितना है वहाँ से? 2.5, आपने 2.5 रख दिया। t की वैल्यू पहले 0, अच्छा पहले तो 0 है, तो b इक्वल टू, जब t इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी भी 0, सीधा सीधा। ये तो पहला वाला था। दूसरा, जब t पे रखोगे, t इक्वल टू कितना रखना है इस बार? 2, तो हमने यहाँ लिख दिया v2, 2 का मतलब t इक्वल टू 2 रखना है। यहाँ v 0 है, तो v 0 है तो वेलोसिटी 0, ठीक है। टाइम 0 है ना वहाँ पे, यहाँ टाइम 2 सेकेंड है, तो 2 रख दो जरा किस इसी फॉर्मूले में, 2 इंटू बी यानी 2.5 इंटू टाइम, टाइम कितना है हमारे पास वहाँ 2 सेकेंड, तो 2 रख दिया। 2 2 या 4, 4 और 25 कितना आ जाएगा? 1, 10 आएगा, ठीक है, ठीक, मीटर पर सेकेंड। ये आया क्या? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो ये तो हमारा आ गया पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा जरा उस पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, इस दो टाइम के बीच में वेलोसिटी निकालना है। इसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले भाई, जरा देखना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, नहीं वेलोसिटी है ना, हाँ एवरेज वेलोसिटी
तो आपको यही लिखना पड़ेगा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। लिखते हैं ना, वेलोसिटी क्या होता है भाई, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन यानी एक्स इज द पोजीशन जो आपको दे रखा है, लेकिन कहाँ पे दे रखा है। अगर मैं यहीं पे एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे वी एवरेज, तो आप क्या लिखते हो, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिखते हो नहीं लिखते हो, बताओ, यही तो लिखते हो ना, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, एवरेज वेलोसिटी ऐसे तो निकालते हैं। तो बस यही हमें करना है, x2 और ये x1 हमें बस निकालना पड़ेगा, t2 और t1 हमें दे रखा है, देखो इसको मान लो t1, इसको हमने मान लिया t2, 4 सेकेंड t2 हो गया, 1 सेकेंड t1 हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। चलो पोजीशन कैसे निकालें, तो जब आपको x की वैल्यू निकालनी है जब t इक्वल्स टू कितना होगा 4 सेकेंड पे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4 सेकेंड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जब t की वैल्यू क्या हो t2 हो, x एट t2 माइनस यहाँ पे x एट t1 पे जब निकालना है, और डिवाइड बाई चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, तो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में बोला गया ना, बिटवीन दिस टाइम, इन दोनों टाइम के बीच में, यही होगा इन दोनों टाइम के बीच में कितना एवरेज वेलोसिटी आया था, ये आपको निकल के आ जाएगा। भाई इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो जरा, आपको दिख रहा है आई थिंक, यहाँ तक विजुअल होगा, तो चेक कर लो जरा, हाँ ठीक है विजुअल है। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना है, वैल्यू रखने कैसे रखेंगे, देखो उसी इक्वेशन में वो जो a प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा है ना, उसी इक्वेशन में आपको t की वैल्यू रख देनी है। तो एक बार जब t2 रखोगे मतलब 4 सेकेंड, तो वैल्यू मिल जाएगी कुछ ना कुछ, तो मैं बता दे रहा हूँ कितना मिलेगा। तो एक a में तो कोई चेंज है ही नहीं, t का कोई a में कुछ t है ही नहीं, तो a को a रखो, b को भी b रखो। t कितना रखना है, पहले t2 यानी 4 सेकेंड, 4 यानी 4 4 16, तो आपने 16 कर लिया, ये हो गया पहला होना, माइनस दूसरे में क्या है, a तो अपनी जगह a रहेगा, लेकिन इस बार t की जगह कितना रखना है 2 सेकेंड, 2 2 जा 4 यानी इस बार 4, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम रखना है 4 माइनस 2 t2 माइनस t1 यानी 4 माइनस 2। अब आपको सॉल्व कर देना है, ये a माइनस करोगे तो ये तो वैसे ही कट जाना है, यहाँ 16b और ये माइनस कितना हो जाएगा, देखो माइनस 4b, तो 16b माइनस 4b और डिवाइड बाय 4 माइनस 2, तो ये 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे 16 माइनस 4 यानी 12b, अब 12 इंटू b लिखना है, b कितना हमारे पास है वहाँ से देख लो, 2.5 रख दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये कितना आएगा 6, अब बताओ कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड आंसर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, एक बार देख लो, क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन जब आप सॉल्व करते हो अच्छे से तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगता है बेटा, ठीक है समझने में। ओके, सो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 3.3, ठीक है। तो इस 3.3 में आपका वैसे तो ये हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। आपको पता है कि कैलकुलस मेथड यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3.3 ऑलरेडी डन, ठीक है, आप लिख देना यहाँ पे ऑलरेडी डन, मतलब हमने करा दिया है, देख लेना। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3.4 पे आते हैं, ठीक है। 3.4 एग्जाम्पल पे आओ जरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.4। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है और आपको समझना भी पड़ेगा इसमें। देखो क्या समझना है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, ठीक। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, समझना, विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब ये समझो, मतलब बॉल आपने फेंका ठीक है, लेकिन आप नीचे से नहीं फेंक रहे हो, एक बिल्डिंग से ऊपर फेंक रहे हो, मतलब एक बिल्डिंग पे खड़े होकर फिर ऊपर फेंक रहे हो, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भाई ये आपका टॉल बिल्डिंग है, मान लो मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, लेट से कोई बिल्डिंग है, आपने यहाँ से क्या किया, बॉल को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इस तरीके से, लेट से आपने बॉल को थ्रो किया, डन होगी, कोई दिक्कत इसमें, चलो मान लिया आपने बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, आप यहाँ पे थे, तो पहले तो बिल्डिंग की कुछ हाइट होगी ना, तो आपने मान लो बिल्डिंग की कुछ हाइट होगी, तो लेट से h, ठीक है, बिल्डिंग की कुछ हाइट है तो लेट से h मान लिया हमने, कोई तकलीफ, चलो। तो अब वेलोसिटी कितना है जिससे उसने थ्रो किया था, तो वो वेलोसिटी है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से उसने थ्रो किया था। चलो यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है हम वैसे वैसे समझाते जाएंगे। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये उस हाइट की बात कर रहा है कि जहाँ से आपने इसको थ्रो किया, यानी कि बोला गया इसमें द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव थ्रोन द बॉल इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी इस ग्राउंड से इसकी हाइट, यानी इस बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 25 कर लो,
चाहो एच ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मीटर इट इज़ गिवन, बहुत अच्छी बात है। चलो गिवन है बिल्डिंग की हाइट, आगे समझो। हाउ हाई विल द बॉल इज राइज। चलो क्वेश्चन क्या निकल के आया कि बॉल कितना ऊपर जाएगा। अब ये बताओ, बॉल को उसने ऊपर थ्रो किया तो क्या ऊपर जाकर रुक जाएगा क्या? नहीं ना, तो ऊपर तो जाएगा, रुकेगा नहीं, तो ऊपर से नीचे भी तो आएगा। तो हमने मान लिया वो नीचे आएगा कुछ इस तरीके से। और ये ग्राउंड है, ये क्या है? ये ग्राउंड है, तो नीचे तो ग्राउंड के नीचे तो जाएगा नहीं, फाइनली यहीं तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो आई बात समझ में। तो क्वेश्चन बोला गया है हाउ हाई द बॉल विल राइज, बॉल कितना ऊपर तक जाएगा। अब ये नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में, गलती ये हो गई बात। अब देखो बॉल अगर मैं कहूँ यहाँ तक पहुँच रहा है, ये इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा जहाँ तक बॉल जाएगा, तो इस पॉइंट तक बॉल जाएगा। तो एक तो ये हाइट हो गई इसकी। अब अगर हाइट आप देखोगे बॉल की, ग्राउंड से मेजर करना है कि कहाँ से मेजर करना है ये नहीं पता। मान लो मैंने कहा अगर ग्राउंड से मेजर करना है तो ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ग्राउंड से होगा। इसको हमने मान लिया भाई, ये पूरा ग्राउंड से है, मान लिया भाई। ठीक है, ये हमने मान लिया एच। और यहाँ से ये जो पॉइंट है मान लिया हमने, ये वाला जो आपका हाइट है, ये जो आप देख रहे हो छत पर से जो आप फेंक रहे हो, ठीक है, जो आप इस मल्टी स्टोरिंग के जो फ्लोर है, टॉप फ्लोर या फिर हाइट जहाँ से आप फेंक रहे हो, बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो यहाँ से हमने मान लिया कि जिस पॉइंट तक वो गया था इसकी भी कुछ हाइट होगी, कुछ मानना ही पड़ेगा। क्या मान लें? वाई डैश मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत है क्या? चलो ये वाई डैश मान लिया, भाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा पहले फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है हाउ हाई द बॉल विल राइज, कितने हाइट होगा उसका बॉल का, ठीक है, जो बॉल राइज करेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ रहा है सीधा सीधा, मैक्सिमम हाइट, हाइट की स्पेलिंग गलत है, HEIGHT है ना, हाँ ठीक है। मैक्सिमम हाइट आपसे पूछा गया है। दूसरा आपसे पूछा गया है इसमें हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड पे हिट करने से पहले कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम आपको निकालना है, और वो भी कब? बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले आपको टाइम भी निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आप चीज़ें। चलो तो पहले हम ये समझेंगे इसमें, भैया पहले ये समझो क्या क्या चीज़ें हैं, समझे थोड़ा थोड़ा, क्या क्या समझे पहले फटाफट समझो, जितनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो उसमें समझो। पहली चीज़ आपको समझ में आई, वर्टिकल वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, आप वर्टिकली ऊपर थ्रो कर रहे हो तो एक चीज़ समझ में आ गई, अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो कर रहे हो, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ हम समझ गए कि अब हमें एक्सीलरेशन कौन सा लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाना ही लगाना है, वो भी कौन सा? अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ग्रेविटी वाला, ए को -g से रिप्लेस करेंगे, ठीक। हाइट की बात हो रही है तो हाइट वाला इक्वेशन हमारे पास कौन सा है? हाइट वाला इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट की भी बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ये सारे के सारे किस में रिलेटेड होते हैं? टाइम की बात तो नहीं की है इसमें, टाइम की बात की है लेकिन टाइम की बात बाद में की है। तो पहले हम क्या निकालें? हाइट। पहले हमें हाइट की बात करनी है, पहले हम डिस्टेंस की बात करनी है। तो पहले हम डिस्टेंस को सोचेंगे कि किसके बेस पे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि जब आपने उसको थ्रो किया था v स्क्वायर से, तो आपके पास फॉर्मूला एक होता है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। पूरी दुनिया जानती है इसको, ठीक है, आप भी जानते होंगे। एक्सेलरेशन रिप्लेस कर दोगे किससे? तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g। अब देखो ये एक्सेलरेशन g से रिप्लेस करोगे तो ये डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। अब ये कौन सी हाइट होगी ये आपको बतानी है, ये कौन सी हाइट होगी आपको बतानी है। सोच के जरा बताते हैं ये वेलोसिटी, ये हाइट कौन सी होगी। देखो आपने थ्रो कहाँ से किया था? आपने थ्रो किया है यहाँ से, ठीक है, आपने थ्रो किया है कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो हाइट कितना एक्चुअली में ट्रेवल कर रहा है? यही वाली हाइट है ना भाई। यहाँ से यहाँ गया, मैक्सिमम हाइट पे चला गया, मैक्सिमम हाइट पे गया तो एक पॉइंट और निकल के आया। भाई आप भूल गए कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसको मैं कह सकता हूँ ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। देखो धीरे धीरे पॉइंट अपने आप निकल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हाइट कौन सी है? ये वाई डैश है, ठीक है, ये वाई डैश है, जो ये वाली हाइट है वाई डैश, ठीक है, वाई डैश, ठीक। वाई डैश निकाल लें हम, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा जरा देख लो। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हमें दे रखा है कितना है? 20 स्क्वायर मीटर पर सेकंड में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 2g कितना रखना है? 10 रख लो, आई थिंक बुक में भी दे रखा है 10 इंटू वाई डैश, हमें वाई डैश निकालना है।
चलो कहानी खत्म हो गई। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सबको इधर उधर ले आ जाओ। 2 × 10 20 और इंटू वाई डैश हो गया इक्वल टू कितना होगा 20 × 20। इसको मैं कर लूँ, 20 का स्क्वायर है तो 21 20 से उड़ जाएगा तो वाई डैश कितना आ जाएगा 20 सिर्फ आ जाएगा। 20 मीटर आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या आया, ये 20 मीटर कौन सा आया है, ये वाई डैश वाला आ गया। कितना आया 20 मीटर। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे जो हाइट पूछा था कि कितना हाइट में वो जाएगा, यानी कि अगर आप इस छत के फ्लोर से, मतलब छत के जो मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग का टॉप पॉइंट था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस एच डैश डिस्टेंस पे जाके क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच रहा है। यानी इस हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, इतनी हाइट पे पहुँच रहा है। अगर मैं ग्राउंड से पूछता तो कितना होता, ग्राउंड से इस वाई की वैल्यू जल्दी बता दो जरा। इस वाई डैश की वैल्यू तो आ चुकी है 20 मीटर, तो अब वाई डैश इस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बता दो भैया। ये 25, ये 20, तो दोनों ऐड कर दो तो कितना आएगा इक्वल टू 45। कितना आया 45 मीटर। आई बात समझ में। देखो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहला इक्वेशन तो हमारा हो चुका है, पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, हाइट आ चुकी है। अब बात हो रही है टाइम कैसे निकालें बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। टाइम कैसे निकालोगे भाई बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसके लिए आपको समझना होगा सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो तो दूसरा हमें बात करना है क्या यहाँ पे, द टाइमिंग बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सॉरी। ठीक है, जब आपने बॉल यहाँ से थ्रो किया था बेटा, तो ये बॉल एक्चुअल में इस मैक्सिमम हाइट तक जाता था और मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद फिर वो ग्राउंड पे आता था। ठीक है, तो हमने बोला था आपको इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो एक स्टेप 1 में ये हम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे स्टेप 1 या मेथड 1 कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में मान लो मैं फाइंड करना हूँ टाइम कैसे। पहले मैंने मान लिया कि जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, उस केस में लेट्स से द टाइम इज t1। ठीक है, जब वो इस हाइट से यहाँ तक जाएगा तो टाइम t1 लगा। ठीक है, हमने मान लिया। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है देख लो। एक तो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। ठीक है, v = u + at हमारे पास होता है फॉर्मूला। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें u, तो हमने बताया इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ही जगह पे हमने बताया था क्या लिखते हैं माइनस। ठीक है, क्यों माइनस, क्योंकि एक्सीलरेशन अगेंस्ट में जा रहा है ना, ये हम ऊपर फेंक रहे हैं, इसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं। सो इट विल बी -gt। ठीक है, -gt हो जाएगा। ठीक, आपको t निकालना है, यहाँ से t निकालेंगे, कैसे आएगा 20 = g की वैल्यू 10 रख लो, 10 × t हो जाएगा। सो देयरफॉर t1 रख लेंगे यहाँ पे। क्यों हमने t1 रखा, क्योंकि हमने मान लिया कि पहले ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा था, दैट इज t1, टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट इज t1। ठीक, तो t1 कितना आएगा, यहाँ से 10 से डिवाइड करोगे 2 सेकेंड, राइट। t1 निकल के आ गया है 2 सेकेंड। बहुत ही ध्यान से देख लो, ईजी है। चलो, तो ये आया टाइम t1 यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने कहा अब वो मैक्सिमम हाइट पर आ चुका है, अब यहाँ से वो फ्री फॉल कर रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट। अगर फ्री फॉल कर रहा है तो लेट्स से द टाइम t2 टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट टू हिटिंग द ग्राउंड। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू हिट द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे आने के बाद, ठीक है, वो हमने मान लिया कितना है टाइम t2। अब फ्री फॉल कर रहा है स्टेप 2 में। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेप 2 आपका फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल के केस में एक बहुत अच्छी बात है क्या, कि वो अंडर ग्रेविटी बिल्कुल आराम से गिरता है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 ली जाती है। वैसे भी यहाँ से जब थ्रो किया था उस केस में इसके लिए ये फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से बॉल नीचे थ्रो करोगे या फिर ड्रॉप करोगे अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे स्टेप में आपको इनिशियल 0 मिल चुका है। लेकिन इस बार क्या गिवन है, इस बार आपको हाइट गिवन है। आपको हाइट निकल चुका है कितना है 45। ठीक है, आपको पता नहीं हाइट इज़ 45 पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हम कल आपको यहाँ पे निकाल चुके थे, बताया था हमने। ये कैसे आया था y = क्योंकि 25 हमारे पास ये था, इसमें हमने ये 20 ऐड कर दिया था, राइट, टू गेट द टोटल हाइट 25। ओके, चलो यहाँ आते हैं स्टेप 2 पे। लेट्स से द टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट इज t2। ठीक है, जब वो वहाँ से यहाँ आएगा उस केस में आपने फॉर्मूला लगाना है डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, h = ut + ½ at²। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है। h यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 45 है। ठीक है, ut u इनिशियल है आपका 0 है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसके लिए फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, फ्री फॉल के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस होगा कि प्लस होगा ये सोचो भाई। एक ही बात कर रहे हो ना, तो
अंडर ग्रेविटी नीचे जा रहा है ना, डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड जाएगा तो ग्रेविटी के साथ जा रहा है, यानी इस वाले केस में वैल्यू ए की कितनी आएगी, प्लस जी आएगी। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट तो जा नहीं रहा, यहाँ प्लस जी आएगा बेटा इस वाले में, ठीक है। और जब यहाँ जा रहा था तो ये माइनस जी था, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये प्लस में ही रहेगा, इट विल बी 1/2, सिर्फ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ही है, बस हमने जी टी स्क्वायर कर दिया, राइट। अब आपको यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 90 इक्वल्स टू जी की वैल्यू कितनी है 10 टी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यू कैन फाइंड द वैल्यू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 90/10 इक्वल्स टू 9 और √9 कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज T2, दिस इज टाइम T2, दिस इज द टाइम T2। अब हमें टाइम देखो, 2 टाइम मिल चुका है, एक टाइम T1 जो आपने देखा यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक आने में लग रहा था, और टाइम T2 जो ऑब्जेक्ट को इस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लग रहा था, राइट। सो देयर आर 2 टाइम्स T1 एंड T2, वी हैव टू फाइंड द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे फाइंड करेंगे, देन एड इट, टोटल टाइम taken by the object will be T1 plus T2 and which is equals to 2 plus 3 that is 5 सेकेंड। कितना आ गया, 5 सेकेंड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपका फर्स्ट मेथड था जिससे हमने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। एक मेथड और हो सकता है इसको सॉल्व करने का, और वो क्या है वो मैं यहीं पे बता दूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सीरीज, जब आप बात करते हो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने ये पढ़ा था h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। लेट मी सी दिस इज विजिबल और नॉट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा मेथड है, यू कैन फाइंड बाय द सेकेंड मेथड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1 सेकेंड, यू कैन अप्लाई द सेकेंड फॉर्मूला दैट इज एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट था जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और ये इसका फाइनल पॉइंट था जहाँ पे वो ग्राउंड पे आके हिट कर रहा था, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट था जहाँ से हमने थ्रो किया था, ये फाइनल पॉइंट था जहाँ पे आके वो हिट कर रहा है, ठीक। तो दोनों की पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, या दोनों के डिस्प्लेसमेंट या दोनों के पोजीशन के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, फॉर्मूला था हमारे पास x डैश माइनस x, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर कह सकते हो आपका चेंज इन पोजीशन, लेकिन ये x में नहीं है, y में वर्टिकली हो रहा है ना, तो हम वर्टिकली ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट से y डैश माइनस y डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा है x2 माइनस x1 वाला डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वही है, बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं किया है इसमें। ये इस बार भी h ही है, लेकिन इस बार आपको h मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, ठीक है। क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि इस मेथड में आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाएगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। अब देखो ये y और y डैश तो हमने लिख दिया है, लेकिन वैसे फाइनल और इनिशियल है क्या वो तो देख लो। जब बात करेंगे ऑब्जेक्ट के फाइनल पॉइंट की, फाइनल वेलोसिटी की बात करते हो, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है भाई। इनिशियल ये था, फाइनल ये था, तो इनिशियली उसकी कुछ हाइट थी, लेट्स से दिस इज h, तो इसका मतलब इनिशियली हाइट कितनी होगी, हमने मान लिया इनिशियल हाइट यहाँ पे कितना है, ये हमने लिख दिया फाइनल हाइट 0, इनिशियल हाइट हमने लिख दिया कितना है h। आई बस समझ में। फाइनल हाइट यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लो, किसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो, सीधा सीधा मान लो इन दोनों पॉइंट की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लो। इसका 0 आएगा, इसका कितना आएगा 25, तो डिफरेंस आएगा 0 माइनस h, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज माइनस h इक्वल्स टू यहाँ u तो आपको पता है कि u आपका कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ आपने लिख दिया 20, t तो t रहेगा जो हमें फाइंड करना है। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो आपका आंसर आ चुका है, 5 सेकेंड आएगा, एक मेथड से हो चुका है, दूसरा मेथड है, ठीक है। देख लो इसको भी, तो यहाँ से 1/2, a की जगह पे हमारे पास कितना दे रखा है 10, लेकिन प्लस या माइनस ये आपको सोचना होगा बेटा। जब आप थ्रो कर रहे हो तो अगेंस्ट कर रहे हो ना, तो माइनस, ठीक है। और 10 हमने g की रख दी वैल्यू t स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व इट, इसको रख दो माइनस h को, इसको रख दो 25, ठीक। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 5 सेकेंड।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे आप सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। वो भी ठीक है, एक स्टेप में निकल आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना होगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, एक स्टेप में जब यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल लिया, दूसरे स्टेप में फ्री फॉल यहाँ से यहाँ टाइम निकाल लिया, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, और पहला वाला क्वेश्चन क्या था, पहला वाला पॉइंट ये था कि उसकी कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो यहाँ से हमने हाइट निकाल लिया था पहले ही, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, चलो ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3.5। अभी तक हमने देखा था 3.4 को बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 3.5। तो ये एग्जांपल एक्चुअली जो आपको बता रखा है 3.5, दिस इज़ अबाउट फ्री फॉल। ये आपसे कह रहा है कि एक फ्री फॉल है, ऑब्जेक्ट मान लो फ्री फॉल है, तो इसके आपको डिस्कस करना है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। देखो इसका क्या मतलब है भाई, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वर्टिकल हाइट से आप उसको क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ठीक है, या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड, लेकिन थ्रो नहीं करना है, इस बार आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है वर्टिकली। मान लो आपने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द मार्कर, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको ड्रॉप किया, तो जैसे आपने इसको ड्रॉप किया, जब ड्रॉप करोगे आप तो अंडर ग्रेविटी बिल्कुल फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, सबसे बड़ी बात। तो इसको डिस्कस कुछ नहीं करना है, इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए बस इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। एयर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लेक्टेबल है। नेग्लेजिबल का मतलब हुआ नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, वैसे भी एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट यहाँ पे लेना ही है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी फाइंड करेगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी, +g होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और जब भी वो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो हाइट कितना ट्रेवल करेगा वो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 gt²। हमने बताया था ut + ½ gt² होता है, u की वैल्यू 0, तो ये 1/2 gt² आएगा सिर्फ। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपका, अब फ्री फॉल में और अगर चीज़ें देखोगे फ्री फॉल के लिए, तो फ्री फॉल के लिए आपके पास इक्वेशन बनता है, एक तो v² = u² + 2s, इस तरीके का इक्वेशन बनता है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन में बस आपको लगा देना है, जहाँ पे आपका जो यूज हो रहा है वो लगा दो बस। हालांकि ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होता है हाइट के लिए, ठीक है, अंडर फ्री फॉल इनिशियल 0 कर लो और क्या, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा v² = 2s, ठीक, इसको हम g लिख देंगे, एक ही जगह पे g लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन है और हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी 0 से किसी भी वर्टिकल हाइट से ड्रॉप करते हैं उसको, तो उसके लिए इक्वेशन क्या निकल कर आता है, ये वाला, ठीक है, बता चुका आपको ऑलरेडी यहाँ पे। चलो कमिंग टू द 3.6 एग्जाम्पल 3.6, ये आपको बोला गया है गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर। तो बेटा ये बताओ जरा, 3.6 जो एग्जाम्पल है, ये आपका जो एग्जाम्पल है, तो गैलीलियो लॉ हमने नहीं बताया क्या, बताओ जरा। हाँ, गैलीलियो लॉ हमने क्या आपको नहीं बताया है, आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक कराया है कि गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर होता क्या है। सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट जो होता है उनका रेशियो किस रेशियो में होता है, ऑड नंबर के रेशियो में होता है, 1 3 5 7 9। और ये सक्सेसिव डिस्टेंस क्या होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको क्या कर रहे हो, फ्री फॉल, ये भी याद रखना, ये फ्री फॉल से रिलेटेड है, ये भी फ्री फॉल से ही रिलेटेड है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ये हाइट से डिस्टेंस से मान लो आपने फॉल किया, तो एक बार इसकी हाइट जितनी भी आएगी वो इसका हो गया पहला रेशियो, फिर दूसरी बार ये हाइट कुछ पॉइंट तक जाएगा, वंस अगेन फिर नीचे आएगा, फिर ये हाइट फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से। तो इनका जो सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है उसका रेशियो किस रेशियो में आता है, 1 3 5 7 9। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक भी है, मैंने डिस्कस किया है, आई थिंक पार्ट नंबर 6 या 5th या 6 में होगा पार्ट, ठीक है, देख लेना आप कौन से पार्ट में है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल नंबर 3.7, ये भी आपको कराया गया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला गया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ आपको नहीं निकाला गया है क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस होते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे या किसी भी, मान लो आप गाड़ी की बात करते हो, किसी भी कार या बाइक की बात करते हो, तो व्हेनेवर यू विल ड्राइव अ कार अ बाइक, तो आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे सडनली तो रुक नहीं जाएगा गाड़ी,
आप गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करोगे, मतलब आपने उसको डी एक्सेलरेट किया, मतलब आपने उसकी वेलोसिटी को क्या किया, कम किया है। समझो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वेलोसिटी कम होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें होंगी, और जिसकी वजह से वो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जाके एक पॉइंट पे रुक जाएगा गाड़ी, है ना, कार जाके एक सर्टेन डिस्टेंस पे रुक जाएगी। तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस वो जाके फिर रुकता है। तो जो भी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस कवर्ड, आप कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप। ठीक है, अरे इसके रुकने से पहले वो जितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसका एक्सप्रेशन भी निकाल चुके हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आपके पास फॉर्मूला है ही। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, देखो यहाँ से तो क्या आएगा, और एक्सीलरेशन विल बी माइनस, देखो हमने बता दिया है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा। सो यहाँ से आप s निकालोगे, यू स्क्वायर बाई 2a आया स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलो, इसके बाद आपका है एग्जाम्पल नंबर 3.8। तो 3.8 एक्चुअली में क्या बता रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3.8 ये है, आपसे रिलेटेड है रिएक्शन टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3.8 इज रिलेटेड टू रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम क्या है, देखो जरा, जैसे अभी अभी आपने देखा किसी भी गाड़ी पे जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो कुछ देर बाद जाके वो रुकता है। ठीक है, किसी टाइम पे कुछ देर बाद जाके वो रुक रहा है ना। तो सिमिलरली हम मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कह सकते हैं ना कि जैसे मान लो, जैसे कोई भी पर्सन है, पहले पर्सन से एग्जांपल लेते हैं, तो कोई सिचुएशन है आपके पास, ठीक, और उस सिचुएशन का आपको रिएक्शन देना है। तो उस सिचुएशन का रिएक्शन देने के टाइम पे आपको ये देखा जाता है आपको, मतलब आपने कितना टाइम लिया उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में, सोचने में और उसका रिजल्ट देने में। समझना, टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ऑब्जर्व अ फिनोमिना, ठीक है, या कह सकते हो टू थिंक द फिनोमिना, ऑब्जर्व करना, थिंक करना, एंड ऑल्सो टू रिएक्ट द फिनोमिना, उस चीज़ को रिएक्ट करना। ये आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको आपको दे रखा है एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है 3.8, ये बात हो रही है एग्जाम्पल 3.8, इसमें ही आपको लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, चलो मैं बता दे रहा हूँ। वेयर लिखा है, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, ठीक है, इट टेक्स सम टाइम बिफोर रियली रिस्पॉन्ड, कुछ टाइम लेता है ना, जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड तो कर नहीं पाते, सो इट टेक्स सम टाइम। सो द रिएक्शन टाइम इज द टाइम ऑफ अ पर्सन, देखो पर्सन की बात की गई है, टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, ऑब्जर्व करना, सोचना और उस पर एक्ट करना, ये रिएक्शन टाइम, इनके बीच में जो टाइम आपको लग रहा है, ठीक, कि आपने इतना टाइम लिया रिएक्ट करने में, ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज ड्राइविंग, सडनली अ बॉय, वगैरह वगैरह एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखते हैं, इसी क्वेश्चन में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट इसमें कर रखा है। एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, ठीक। टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर, राइट। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपसे कि एक आपको रूलर लेना है, ठीक है, और आपको फिगर भी बना के दे रखा है। आई थिंक क्वेश्चन के नीचे एक फिगर भी दे रखा है रूलर का, देखो, और फिंगर मतलब एक थंब और फोर फिंगर के बीच में आपने ऐसे पकड़ रखा है उसको, ठीक है, लाइक दिस। और आफ्टर यू कैच इट, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल बाय द रूलर एंड डी वॉज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इन पर्टिकुलर केस जो डिस्टेंस निकल के आया वो निकल के आया 21 सेंटीमीटर रूलर का। तो बताओ कि कितना रिएक्शन टाइम लगेगा। भाई कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस फालतू में इतना उतना लंबा घुमा रखा है इन्होंने। भाई ये रूलर है, ठीक है, ये रूलर है, यहाँ से आपने ड्रॉप किया इसको, तो क्या कर रहे हो आप, ड्रॉप कर रहे हो। तो बेटा जब ड्रॉप करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो ड्रॉप करोगे, मैंने आपको बताया था वो वर्टिकली बिल्कुल फ्री फॉल करेगा। तो फ्री फॉल यानी ये फ्री फॉल वाली कंडीशन है ना, फ्री फॉल वाली कंडीशन है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलो, तो फ्री फॉल कर रहा है यहाँ से, और कहा गया है कि आपने जब यहाँ से उसको ड्रॉप किया तो कुछ सर्टेन टाइम पे, मान लो वो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ डिस्टर्ब हो गया, तो वो मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना वो, जब वो स्लिप करेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एट दैट टाइम लेट से द डिस्टेंस इज डी, और वो डिस्टेंस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये दे रखा है। इसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.21 मीटर हो जाएगा, ये कर लेना। हाँ, पूछा गया है व्हाट इज़ द रिएक्शन टाइम, इसमें टाइम कितना आएगा, सीधी बात है, फ्री फॉल कर रहा है, डिस्टेंस पता है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, ए की वैल्यू आपको जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस भी पता है, तो आपके पास फॉर्मूला सीधा सीधा है 1/2 इट स्क्वायर। यूटी भी होता है लेकिन यू आपका इनिशियली क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि आप वर्टिकली इसको ड्रॉप कर रहे हो फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में क्या होता है पता है ना, एच की वैल्यू कितना है, देखो डी दैट इज 0.21 इट इज़ गिवन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 ए की जगह पे जी रख दो, टी आपको फाइंड करना है। नाउ गेट इट, दिस इज द इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2 × 0.21 डिवाइड ओवर जी, जी यानी 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3.8। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3.9, आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3.9। ठीक, चलो एग्जाम्पल नंबर 3.9 आपका रिलेटेड है रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी को कंसेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। आई होप आपको समझ में तो आया होगा, क्योंकि हमने एक पूरा का पूरा वीडियो ही रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बनाया है और ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया है इनफैक्ट। चलो कमिंग टू द क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3.9। एग्जाम्पल नंबर 3.9 पे आते हैं। लिखा है यहाँ पे 2 पैरेलल रेल ट्रैक रन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो आपको डायरेक्शन दे रखा है, रन कर रहा है किधर, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो पहले डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन बना लेते हैं, कोई तकलीफ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, डन हो गई। तो 2 पैरेलल हैं, 2 पैरेलल रेल ट्रैक है, रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रेन ए मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ, अभी ये नहीं पता कौन किधर जा रहा है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रेन ए मूव्स टूवर्ड द नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ गिवन, तो ए इधर मूव कर रहा है, दिस इज ट्रेन ए, तो ये आपका ए हो गया। मूविंग विथ वेलोसिटी वी विच इज़ गिवन 54 km/h की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक, दूसरा दे रखा है ट्रेन बी मूव्स टूवर्ड्स साउथ with speed of 90 km/h, तो ट्रेन बी इज गिवन, द डायरेक्शन इज गिवन दिस मीन्स 90 km/h। ठीक, दोनों की स्पीड गिवन है। व्हाट इज द क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट वन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आई होप आपको समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, दूसरा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि यहीं पे दूसरा पॉइंट लिख दे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, मैंने जी लिखा, जी फॉर ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में, जी फॉर ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दें, सॉरी। सो द थर्ड पॉइंट इज अबाउट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझो, एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं और आपको देखने को भी मिलते हैं एग्जाम में। चलो देखते हैं थर्ड वन क्या था। थर्ड वन, हाँ, तीसरा जो था आपका पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन, यानी कि एक मंकी है और वो इस ट्रेन ए के रूप इसके ऊपर है, मंकी इसके ऊपर है। मंकी कहाँ है, मंकी इस ट्रेन के ऊपर है, वो भी रन कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी इसके अगेंस्ट मोशन कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर है तो मंकी किधर जा रहा है, मंकी इधर जा रहा है ना। ये हमने लिख दिया एम, एम फॉर मंकी, एम कर दिया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी हो जाएगा एम, वेलोसिटी ऑफ मंकी डाउनवर्ड एम, मंकी का है ना ये, इसके रूफ पे है। ठीक है, तो ये हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे है मंकी। ठीक है, दिस इज द मंकी। आगे वेलोसिटी इज गिवन 18 km/h, कितना गिवन है 18 km/h। ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है।
विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये वेलोसिटी दे रखा है आपको, ठीक है, मंकी का वेलोसिटी इज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में है ये, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी ए मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये आपको गिवन है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। लिखा है एज ऑब्जर्व बाई अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द ग्राउंड रूफे अगेंस्ट इट्स मोशन विथ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाई अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी एक पर्सन है जो ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को आपको समझना होगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी आपको फाइंड करना है रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन, जो ट्रेन ए के रूफ पे रनिंग कर रहा है, अगेंस्ट इट्स मोशन, मोशन के अगेंस्ट में, इतनी बात तो क्लियर हो गई। एज ऑब्जर्व बाई अ मैन, जैसा कि एक पर्सन है जो ग्राउंड पे खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ ब्रैकेट में दे रखा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, या 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी ये मंकी की वेलोसिटी है। तो आपसे पूछा गया है कि वो पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। पर्सन स्टैंड कर रहा है जो ग्राउंड पे, उसका ऑब्जर्वेशन पूछा है, ठीक है। तो कह सकते हो पर्सन स्टैंड ऑन द ग्राउंड, उनके रिस्पेक्ट में कितना आएगा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना आएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है। पहला वाला तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। लेट मी सी दिस इज विजिबल और नॉट, ओके, कमिंग टू द पॉइंट। चलो समझते हैं। पहली चीज़ तो जो आपको दे रखा है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जरा पहला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला क्या बता रहे हैं यहाँ से, देखो फर्स्ट वन इज अबाउट वी ए, फर्स्ट वन क्या बता रहा है, वी बी ए, वी बी ए मतलब क्या हमने बताया था, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, आई बस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको डायरेक्शन रिवर्स दिख जाए, देखो वी बी नीचे जा रहा है, बी ए ऊपर, तो किसी एक डायरेक्शन में आपको उसको कर लो। किसी एक डायरेक्शन में कैसे करेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स कर लो, किसी एक का डायरेक्शन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि किसी का भी कर ले, मतलब किसी इसी का करेंगे, किसी का भी कर लो। मैं कहता हूँ ए को उठा के बी की तरफ ले आओ तो ए वाला माइनस हो जाएगा अपने आप। तो आप क्या लिख सकते हो, बी बी माइनस ये माइनस बी हो जाएगा, आई बस मतलब मैं ए को इधर लेके आ रहा हूँ तब, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, यहाँ से दोनों ऐड कर दोगे, बी बी कितना है आपके पास 90, अच्छा ये सब किलोमीटर पर आवर में चल रहा है याद रखना, ठीक है, प्लस ये कितना है 54, डन है। तो कितना आएगा ये, वैसे मीटर पर सेकंड में तो नहीं निकालना, ज़रा चेक कर ले, हाँ मीटर पर सेकंड में निकाला गया है बेटा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकाला गया है, तो मीटर पर सेकंड में निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सॉल्व करना होगा और क्या। चलो फिर भी देख लेते हैं कितना आएगा, ये होगा 4 और ठीक है, आई थिंक इतना आएगा, ठीक, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अब इसका क्या मतलब है ज़रा बताओ, इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, आई बात समझ में। और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि जो ट्रेन बी है, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि ट्रेन ए नॉर्थ से साउथ में आ रहा है उसके साथ, इट इज़ अपीयर्स टू बी, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन उसका रिवर्स कर दिया है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप, देख लो एक बार। नेक्स्ट की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपको बताना है। तो पहली चीज़ तो ये समझो इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ग्राउंड हमेशा क्या मानते हैं, ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा हम 0 मानते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में सारे वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं ना, तो वो ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा 0 मानते हैं, तो ये वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहीं से देख लो, माइनस बी बी कितना है आपके पास, ऑलरेडी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, तो यही आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी,
आया कि नहीं आया समझ में, देख लो। ठीक है, याद रखना मैं सब किलोमीटर पर आवर में निकाल रहा हूँ, बुक में आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है, सो यू कैन चेंज इट दिस ऑल द वैल्यू इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट, चलो तो यहाँ बात करेंगे मंकी के रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इट इज़ गिवन। आपसे पूछा गया है मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखो ज़रा, जब मंकी ट्रेन के ऊपर जा रहा था, ठीक है, ट्रेन के रूट पे रनिंग कर रहा था इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ए, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो ये समझो ज़रा, जब वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, उस केस में आप ये समझो, दरअसल भाई कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, वो उस मंकी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो कितने वेलोसिटी से वो ऑब्जर्व करेगा? जो उसकी ग्राउंड की वेलोसिटी वहीं से निकल के आएगी ना। तो मान लो मैंने कहा कि ट्रेन अब रनिंग कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जितनी वेलोसिटी से ट्रेन मूव करता है उतनी वेलोसिटी से आपको लगता है कि ग्राउंड भी मूव कर रहा है ना। आपको लगता है ना कि आप मूव कर रहे हो तो ग्राउंड भी मूव कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा लगता है। आपने देखा होगा कि जब ट्रेन जा रही है तो ऐसा लगता है कि पेड़ या फिर जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो भी मूव कर रही हैं, लेकिन वो भी इक्वल वेलोसिटी से मूव करती है ट्रेन के इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे दिमाग में लगाना है, दिमाग में रखना है चीज़ों को। देखो, तो हमने मान लिया लेट से मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कैसे निकालेंगे? सिंस हमें क्या गिवन है, हमें देखो ग्राउंड की वेलोसिटी नहीं पता, है ना। मंकी की वेलोसिटी के लिए अगर आप ग्राउंड की बात करो तो ग्राउंड के लिए तो आप 0 लिखोगे, लेकिन वो देखो जा किस पे रहा है, ट्रेन ए के ऊपर जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। तो ज़रा देखो, ये है ट्रेन, ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ये है ट्रेन, मंकी जा रहा है इधर, ट्रेन जा रहा है इधर, मंकी जा रहा है इधर, और सॉरी मंकी इधर जा रहा था, ट्रेन इधर जा रहा था, ठीक है, और इधर मंकी जा रहा है, ट्रेन इधर मंकी इधर। तो जब ट्रेन इधर जाएगा तो जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है वो किधर जाएगा? वो भी तो इधर ही जाएगा ना। जो पर्सन यहाँ खड़ा है उसकी वेलोसिटी भी तो इधर ही जाएगी भाई, ट्रेन इधर जा रहा है, उस पर्सन की वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट। तो ये दोनों के दोनों एक तरीके से पैरेलल दिख रहे हैं ना आपको, और ये कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? सेम एज वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपको निकालना है मंकी का विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू ये। तो आपको पता है इसके रिस्पेक्ट में जब निकालोगे तो एक तो आपको पता है कि वी ए की वेलोसिटी क्या है, माइनस एक तो आपको पता है मंकी का क्या है, और मंकी का कौन सा? विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि वो ए के रिस्पेक्ट में खुद उसकी भी तो वेलोसिटी है ना। तो यहाँ से 54 हो गया जो आपको दे रखा है, यहाँ से 18 हो गया, माइनस कर लोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था, यहाँ पे समझने वाले पॉइंट थे। ठीक, तो देखो इन सबको हमने किलोमीटर पर आवर में ही निकाला है, आप मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं, आपको बुक में गिवन होगा, मीटर पर सेकंड में ही गिवन होगा। सो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लेंगे, और आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, जो भी दिक्कतें आ रही होंगी, जो भी डाउट होंगे, वो आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये था पार्ट 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का, इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, थैंक यू।